सुप्रभात, नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ओर से सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बीए और बीए बीएड प्रथम वर्ष के विषय इतिहास के रूप में प्राचीन भारत, जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसका समय प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी का है, उसमें टॉपिक या प्रकरण के रूप में हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, उसमें लास्ट के जो बिंदु बचे हैं उनका अध्ययन करेंगे। क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता को कई पॉइंटों के रूप में जान लिया है, अर्थात उसको पढ़ लिया है। जिसमें पहला जैसे हमने पढ़ा प्रस्तावना, जिसके आधार पर इसका परिचय पढ़ा हमने। दूसरा हमने इसके सभ्यता के समय का निर्धारण पढ़ा, समय निर्धारण कि इसका टाइमिंग क्या रहा होगा। तीसरा हमने पढ़ा सभ्यता के केंद्र, सभ्यता के केंद्र कौन कौन से केंद्र रहे होंगे, तो इसमें दो केंद्र प्रमुख है, दो नगर जिन्हें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। फिर हमने पढ़ा सभ्यता के निर्माता, निर्माता कौन थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इन पॉइंटों को इसमें अध्ययन किया सभ्यता के निर्माता के रूप में। और उसके बाद हमने पढ़ा सभ्यता की, जिसको हम महत्वपूर्ण रूप से कह सकते हैं विस्तार, क्योंकि पांचवा पॉइंट ये कहाँ कहाँ फैली हुई है, तो सभ्यता का विस्तार, सभ्यता का विस्तार यानी फैलाव, कहाँ से खुदाई में इसके अवशेष मिल रहे हैं और इसको कितना भारत में और भारत से बाहर कहाँ तक इसको माना गया है, तो वो इसमें है। और छठा पॉइंट हमने पढ़ा सभ्यता के की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं। अब विशेषताएं जो हमने पढ़ी वो हमारा पिछले क्लास का लास्ट पॉइंट था, जिसमें हमने 4 या 5 विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं मोटे रूप में। जिसमें पहला आएगी, जिसको हम कह सकते हैं कौन सी, सबसे पहले यहाँ की सभ्यता की, जिसको हम कह सकते हैं विशेषताओं में भवन निर्माण और नगर नियोजन। भवन निर्माण और नगर नियोजन हमने पहला पढ़ा, भवन निर्माण एवं नगर नियोजन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इनका आर्थिक जीवन, जो विशेषताओं की पहचान में है। फिर पढ़ा धार्मिक जीवन, ये उस समय के जीवन को इंगित करता है कि उनका धर्म में किस प्रकार विश्वास था। फिर उसके बाद पढ़ा हमने राजनीतिक जीवन सिंधुवासियों का। और उसके बाद पढ़ा हमने सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो इस प्रकार से 5 हो गए। पहला भवन निर्माण या नगर नियोजन सिंधुवासियों का पहले पॉइंट के रूप में। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा उनका आर्थिक जीवन के रूप में। तीसरा पढ़ा धार्मिक जीवन के रूप में। चौथा राजनीतिक जीवन के रूप में। और 5वां सामाजिक जीवन के रूप में पढ़ा कि वो सामाजिक जीवन को किस प्रकार जीते थे, तो ये उनकी विशेषताएं मानी जाती है। तो 6 नंबर की थी। आज हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, जिसमें हम पढ़ेंगे विशेषताओं के बाद इस सिंधु सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उस सभ्यता का उस समय की सभ्यताओं से, समकालीन सभ्यताओं से संबंध कैसा था। तो याद रहे आपको कि जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता को हमने देखा, उससे भी हमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय विश्व के अनेक देशों में अनेक सभ्यताओं का जन्म हुआ। उन सभ्यताओं के साथ हमारी सभ्यता ने जिस प्रकार का संबंध बनाया वो इस प्रकार है। सभ्यता के इस समय को हम इस रूप में देख सकते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं से प्रत्यक्ष एवं व्यापारिक एवं व्यावसायिक संबंध बनाए हुए थी। तो याद रहे आपको, अन्य सभ्यताओं से इसका संबंध जो रहा वो कैसा था, प्रत्यक्ष था। और किस रूप में था, व्यापार
एवं व्यवसाय, जिसको हम कह सकते हैं कि ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता होने के कारण यहाँ पर मुख्य कार्य जो था, इनका व्यवसाय जो था वो व्यापार और व्यवसाय था। इसीलिए इनका प्रत्यक्ष संबंध जो था वो समकालीन सभ्यताओं से व्यापार और व्यवसाय के रूप में था, साथ ही सांस्कृतिक संबंध भी था। किस रूप में था? सांस्कृतिक संबंध के रूप में भी देखने को मिलेगा। जैसे प्रत्यक्ष और व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बताया, उसमें हम बताते हैं जैसे मेसोपोटामिया जो उस समय की समकालीन सभ्यता थी, एलाम, कीट, मिस्र और यूनान आदि सभ्यताओं से सिंधु सभ्यता का घनिष्ठ संबंध रहा। कैसा संबंध रहा? घनिष्ठ संबंध रहा, यानी मैत्रीपूर्ण और व्यापारिक संबंध रहा, जिसको हम सांस्कृतिक कह सकते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता ने किलाक्सर जो लिपि जिसके प्रमाण मिलते हैं भारत में, वो मेसोपोटामिया से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? मेसोपोटामिया से। तो याद रहे संबंध के रूप में कि मेसोपोटामिया से किलाक्षर लिपि। कौन सी लिपि? किलाक्षर लिपि जो है, जिस पर कील के द्वारा खोदकर अतः पत्थरों पर कारीगरी के द्वारा लिखा गया जो लिपि थी वो किलाक्षर लिपि थी। उस किलाक्षर लिपि का उल्लेख मेसोपोटामिया से मिलता है। उसी के साथ साथ सिंधु वासियों ने सुमेरियन वासियों से, क्योंकि सुमेरियन एक सभ्यता थी, सुमेरियन जैसे मेसोपोटामिया से किलाक्षर लिपि ली। कौन सी लिपि ली? किलाक्षर लिपि। उसी प्रकार सुमेरियन जो संस्कृति थी, इससे भी बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा सुमेरियन संस्कृति से? सुमेरियन संस्कृति से माना जाता है कि सिंधु वासियों ने केस बांधना अर्थात बालों को बांधना, मूंछ मुड़वाना तथा मुद्रा पर स्वास्तिक का चिन्ह का प्रयोग करना, ये यहीं पर सुमेरियन वासियों से लिया। स्वास्तिक चिन्ह है एक, जिसमें हम हिंदू धर्म के अनुसार उसको साट्या कहते हैं, और उसमें इस प्रकार की आकृति होती है, जिसमें ऊपर नीचे होते हैं आंकड़े, इसमें इस आधार पर इसको बनाते हैं। तो ये जो चिन्ह लिया गया है, ये हमने स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से लिया है? यहीं से लिया है, यानी कि सुमेरियन वासियों से। तो सुमेरियन वासियों की देन भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, जिसमें केस बांधना, मूछें मुड़वाना और हिंदू धर्म के अनुसार स्वास्तिक का चिन्ह जो लिया गया है वो भी यहीं से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद कीट की सभ्यता से, क्योंकि सभी से कुछ ना कुछ लिया है, तो कीट की सभ्यता से भी चित्रकला के रूप में चित्रों को चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित करना, उनका श्रृंगार करना, उनको आभूषण वगैरह पहनाना, ये जो चित्रकला ली है वो कीट की संस्कृति से ली है। कीट की सभ्यता जो थी, उस सभ्यता से भी क्या लिया है? चित्रकला, चित्रों पर चित्रकारी करना, चित्रकला कह सकते हैं इसको, कि चित्रों पर चित्रकारी करने की जो कला थी वो कीट की संस्कृति से या कीट की सभ्यता से सिंधुवासियों ने अपनाया, जिसमें सुंदर सुंदर उनको सुसज्जित करने के लिए श्रृंगार और उनको क्या किया जाता था? आभूषण पहनाए जाते थे। अतः भारत ने विश्व की सभ्यताओं से अनेक गुणों को आत्मसात किया। अतः भारत की हड़प्पा सभ्यता ने विश्व की सभ्यताओं से अनेक गुणों को आत्मसात करके अपने अंदर उनको क्या कर लिया? समाहित कर लिया, अपने में मिला लिया, और यही अपने आप में सभ्यता का एक महत्वपूर्ण गुण रहा है। इसीलिए अपनी संस्कृति, जिसे वैदिक संस्कृति, इससे पहले की संस्कृति मानते हैं, हड़प्पा संस्कृति, ये अपने आप में आज भी अपना महत्व रखती है। तो ये था समकालीन सभ्यताओं से संबंध, जिसमें इनके साथ संबंध रहा। और अब है नंबर 2, दूसरा पॉइंट, सिंधु सभ्यता का विनाश या पतन। आखिर इस सभ्यता का पतन या विनाश किस रूप में हुआ? तो इतिहास के अनुसार इतिहासकार इसका अलग अलग समय बताते हैं जिसका पतन का कारण मानते हैं। तो इसमें सिंधु सभ्यता के विनाश को आज भी विवादास्पद प्रश्न के रूप में माना गया है, लेकिन मुख्यतः इसका पतन जो माना गया है उसके लिए 3 कारण महत्वपूर्ण माने गए हैं, जिनमें 3 कारणों की हम चर्चा करें तो 3 कारण कौन कौन से थे जिसके कारण इनका पतन हुआ? तो 3 कारण, अब वो 3 कारण कौन कौन से हैं देखते हैं, जिनमें हम इसको बता सकते हैं। पहला कारण जो है वो सिंधुवासियों का पतन का जो माना गया है वो है
जिसको हम पहला कारण कह सकते हैं वो है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण, ये कारण जो है ये उल्लेखित करता है कि सिंधुवासियों का जो पतन हुआ उसके पीछे प्रकृति की विशेष कृपा रही होगी या प्रकृति का विशेष योगदान रहा होगा, जिसमें बाढ़ एवं भूकंप, इन दो को विशेष उल्लेखनीय माना गया है कि या तो बाढ़ आई होगी या भूकंप आया होगा, और उसी के कारण धीरे धीरे ये सभ्यता जो है इतने वर्षों तक रही, उसके बाद अचानक समाप्त हो गई। तो उसके पीछे प्राकृतिक कारण विशेष रहा होगा। तो पहला तर्क है ये, क्योंकि 3 कारण या तर्क कह सकते हैं इसको। तो ये तर्क जो थे उनमें ये पहला तर्क है जो क्या कहता है, प्राकृतिक आपदा को या प्राकृतिक कारणों को इसके पतन का कारण मानता है। इसको प्राकृतिक कारण भी कह सकते हैं, आपदा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा के कारण भूकंप आया होगा या बाढ़ आई होगी, उसके कारण इनका विनाश हो गया। दूसरा है, विद्वान जो मानते हैं वो मानते हैं कि इस क्षेत्र में कोई क्या होगी, महामारी अर्थात बीमारी को दूसरा आधार माना गया है। दूसरा कारण क्या माना गया है, महामारी। महामारी याद रहे, महामारी वो होती है जो बहुत लंबे क्षेत्र में फैलती है और तीव्र गति से बढ़ती है। बीमारी छोटी होती है, लेकिन बीमारी से जब बड़ा आकार ले लेती है और सब जगह फैल जाती है धीरे धीरे, और उसका प्रभाव सभी जगह देखने को मिलता है, और जिससे धीरे धीरे एक संस्कृति लुप्त हो जाए, उसको हम महामारी कहेंगे। तो यहाँ पर ये माना गया है दूसरा कारण कि शायद हो सकता है यहाँ पर भयंकर बीमारी जिसे महामारी के रूप में फैली होगी, और उसी के प्रभाव के कारण सिंधुवासियों का विनाश या पतन हो गया। तीसरा मत जो है या तर्क जो है वो इतिहासकारों के अनुसार है, जो सिंधु सभ्यता को पतन का कारण माना गया है, वो है विदेशियों के साथ आक्रमण। विदेशियों के साथ आक्रमण, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम कि आक्रमण के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा विदेशियों के बजाय आर्यों के साथ। किसके साथ, आर्यों के साथ आक्रमण, यानी आर्यों के साथ इनका आक्रमण हुआ और आर्यों ने क्या कर दिया, इनको पराजित कर दिया, और धीरे धीरे ये यहाँ से चले गए, यानी इन्होंने स्थान छोड़ दिया। तो ये भी एक तीसरा तर्क है जो विदेशी आक्रमण के रूप में या आर्यों के आक्रमण के रूप में इनके पतन के कारणों में शामिल है। तो ये 3 कारण है जो सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों को उल्लेखित करते हैं। इसमें ज़्यादातर जो माना जाता है पहला तर्क जो है ज़्यादा विशेष उल्लेखनीय माना गया है, जिसको हम ज़्यादा आधार देते हैं। तो ये 3 कारण जो थे वो सिंधु सभ्यता के पतन के कारण माने गए हैं। ठीक है, 3 कारण हो गए। नेक्स्ट अगला पॉइंट, जिसमें सिंधु सभ्यता का क्या पढ़ना है, वैदिक सभ्यता से अंतर, कि किस प्रकार दोनों सभ्यताओं में अंतर था। क्योंकि वैदिक सभ्यता जो थी वो बाद की सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता के बाद की। तो उस सभ्यता में और इस सभ्यता में क्या अंतर था। तो मोटे तौर पर सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर जो देखेंगे वो इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में ये कहा है कि आर्यों की सभ्यता का जन्म सिंधु सभ्यता के बाद हुआ, अतः आर्यों की शुरुआती सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, और इसी व्यवस्थित आधार को मानकर ये प्रमाण पता लगते हैं कि वैदिक संस्कृति सिंधु सभ्यता के बाद की सभ्यता है। तो पहले तो ये अंतर क्लियर करना है कि पहले कौन सी सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता जो पहले की थी, इस सिंधु सभ्यता का समय भी वैदिक सभ्यता से पहले का है, और सबसे बड़ी पहचान जो है इसकी ये है, जो अंतर के रूप में देख सकते हैं, ये नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता, अर्थात नगरों में यहाँ पर व्यापार और व्यवसाय के आधार पर सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है। जबकि दूसरी सभ्यता जिसको हम बाद की सभ्यता कहते हैं, जो आर्यों के रूप में उल्लेखित है, जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता जो है ये संस्कृति का नाम भी लिया जाता है, इसको संस्कृति के पर्याय से भी जानते हैं, जिसमें पहचान जो है इसकी वो ग्रामीण, याद रहे आपको, ग्रामीण संस्कृति के रूप में रही है। किसके रूप में रही है, ग्रामीण संस्कृति या सभ्यता के रूप में रही है। तो ये रात दिन का अंतर दोनों में। पहला अंतर जिसको हम कह सकते हैं सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी अर्थात नगर का पर्याय थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके 2 महत्वपूर्ण नगर थे। उसी प्रकार वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता या संस्कृति थी, जिसमें गाँवों के विकास और गाँवों की व्यवस्था को इसमें उल्लेखित किया गया है। तो इस आधार पर अंतर करते हैं। और दूसरा अंतर यह है
कि सिंधु सभ्यता पहले की सभ्यता है, वैदिक सभ्यता बाद की सभ्यता, इसलिए वैदिक सभ्यता का जन्म सिंधु सभ्यता के बाद में हुआ है। तो ये अंतर जो है इस सभ्यता के अंतर को बताता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, सभ्यता के अंतर के बाद सिंधु सभ्यता का हिंदू धर्म को देन या आधुनिक समय को देन। तो देखिए आधुनिक समय में सिंधु सभ्यता ने क्या देन दी वो अपने आप में विशेष उल्लेखनीय है। और ये देन जो दी है सिंधु सभ्यता ने वो किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में सिंधु वासियों की आज भी भारतीयों को बहुत सी देन है। जैसे सिंधु सभ्यता आधुनिक हिंदू धर्म के लिए एक ऐतिहासिक सभ्यता है जिसमें आधुनिक हिंदुओं को सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ दिया है। जिसमें सबसे सर्वप्रथम बात करें सामाजिक जीवन, इस सामाजिक जीवन में सिंधु वासियों ने हिंदू धर्म को क्या दिया, कौन से जीवन में, सामाजिक जीवन में। तो याद रहे आपको सामाजिक जीवन में सिंधु वासियों ने दो चीज़ें सिखाई है। क्या सिखाई है, समानता और मिलजुल कर रहना। मिलजुल कर रहना जो सिखाया है वो किसने सिखाया है, सिंधु वासियों ने। किनको सिखाया है, आधुनिक समय के हिंदू समाज को। अर्थात हिंदू धर्म में समानता और मिलजुल कर रहने का जो गुण पाया गया है वो सामाजिक जीवन के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय का परिवार संयुक्त परिवार था, सभी आपस में मिलकर रहते थे, तो ये पहचान है। दूसरी इसमें हम देखेंगे सिंधु सभ्यता की जो कि एक संदेश देती है और वो है धार्मिक क्षेत्र में। धार्मिक क्षेत्र में जो संदेश दिया है वो सिंधु वासियों ने दिया है कि प्रकृति पूजा, पशु पूजा और बहुदेवतावाद। किस किस की पूजा, देखो किसके रूप में, धार्मिक क्षेत्र के रूप में। धार्मिक क्षेत्र में जो देन दी है वो है पशु पूजा, ठीक है, पशु पूजा हो गई है, और वृक्ष पूजा जिसको कह सकते हैं, क्योंकि वृक्षों की भी पूजा की जाती थी, पीपल वगैरह बरगद वगैरह इनको पूजा जाता था, केले इनकी पूजा की जाती थी। और बहुदेवतावाद, पशु पूजा, वृक्ष पूजा और बहुदेवतावाद। बहुदेवतावाद का सिद्धांत जो है वो भी यहीं से देखने को मिलता है। यानी पशु पूजा, वृक्ष पूजा जो है और बहुदेवतावाद है ये भी यहाँ से ही देखने को मिलता है। और प्रकृति की पूजा भी इसी में थी, क्योंकि प्रकृति में अपने आप में सृष्टि का निर्माण करने के रूप में इसको महत्वपूर्ण आधार माना है सिंधु वासियों ने, और इसी आधार पर धार्मिक क्षेत्र में देन मानी जाती है। जो प्रकृति पूजा का नियम जो है वो भी इसमें देखने को मिलते हैं। अब है तीसरा आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र में सिंधु वासियों ने व्यापार और व्यवसाय के नए तरीके, जिनके लिए बाटों का प्रयोग करना सिंधु वासियों की ही देन है। तो हम तीसरी जो देन मानेंगे वो आर्थिकता के क्षेत्र में है। और आर्थिक क्षेत्र में आपको मालूम है व्यापार व्यवसाय, आर्थिक क्षेत्र में व्यापार और व्यवसाय, जिसको कह सकते हैं हम व्यापार व्यवसाय के लिए बाट या नापतोल के जो माप थे वो यहीं से देखने को मिलते हैं। नापतोल और तराजू का जो प्रमाण मिला है वो सर्वप्रथम यहीं से मिला है। इसलिए हम आर्थिक क्षेत्र में भी सिंधु वासियों की महत्वपूर्ण देन मानते हैं, जिसमें नापतोल और बाट का जो प्रयोग किया है वो सिंधु वासियों ने आज के समय के धर्म के रूप में, या हम कह सकते हैं आर्थिक क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही हिंदू संस्कृति भारतीय संस्कृति के अनेक क्षेत्रों में प्रभावित किया है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखो क्या कहा है भारतीय सिंधु सभ्यता के बारे में। उन्होंने कहा है कि हम कह सकते हैं द्रविड़ कौन थे, सिंधुवासियों को क्या नाम दिया गया है, द्रविड़ नाम दिया गया है। द्रविड़, तो याद रहे इसको, द्रविड़वासी कहते हैं इनको या द्रविड़ कहते हैं। तो द्रविड़ ने जो कि सिंधुवासी थे वो द्रविड़ संस्कृति के परिचायक थे, प्रतिनिधि थे, भारत की महान संस्कृति का समन्वय और सहयोग किया। यानी कि सिंधु सभ्यता भारत की महान संस्कृति का सहयोग और समन्वय की पहचान है, जो कि द्रविड़ संस्कृति के रूप में मानी जाती है। किसके रूप में मानी जाती है, द्रविड़ संस्कृति, या हम कह सकते हैं द्रविड़ सभ्यता के रूप में जानी गई है। तो ये हो गया इसका देन के रूप में। अब है निष्कर्ष कि आखिर किस रूप में इसको हम जानेंगे। तो अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की राह पर चलकर भारत प्राचीन से आधुनिक समय में आज भी विश्व की महान सभ्यताओं और संस्कृति के रूप में हड़प्पा सभ्यता को याद करता है, आज भी उसका ऋणी है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारत की आज भी पहचान कराती है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान कह सकते हैं, महत्वपूर्ण पहचान कह सकते हैं।
इसीलिए सांस्कृतिक क्षेत्र में सिंधुवासियों ने भारतीय संस्कृति को आधार प्रदान किया है। अतः भारतीय सभ्यता और संस्कृति की राह पर चलकर प्राचीन से आधुनिक विश्व में महान सभ्यता सिंधु सभ्यता उनमें से एक है। तो सिंधु सभ्यता को क्या माना गया है? एक माना गया है। किस रूप में? महान सभ्यताओं में, क्योंकि विश्व की सभ्यताएं बहुत सी थी, लेकिन वो सभ्यताएं समय के अनुसार काल के कराल में समाहित हो गई। लेकिन आज भी हमारी सभ्यता जीवित है और उसके अवशेष हमें समय समय पर खुदाई के रूप में मिलते रहते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वो इतनी प्राचीन होने के बाद भी आज भी हमें कुछ न कुछ सीखने को देती है। इसीलिए तो इतिहासकार के अनुसार और मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये कहा गया है कि हमारी हस्ती है कि मिटती नहीं जहाँ से। जैसे रोम, मिस्र, कीट, यूनान आदि की संस्कृतियाँ आज समय के अनुसार धीरे धीरे ओझल होती जा रही है और काल के कराल में समाहित हो रही है, किंतु भारतीय सभ्यताओं में सिंधु सभ्यता आज भी अपने जीवंत रूप में स्वीकार की जाती रही है और जाती रहेगी। इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है, जिसमें हमने आज ये 5 बिंदु पढ़े। इससे पूर्व के 6 बिंदु हमने पढ़ लिए। इस प्रकार हमारा टोटल 11 बिंदुओं में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारा अध्याय है वो कंप्लीट होता है। आप इसको PDF के द्वारा भी देख सकते हैं। धन्यवाद।